हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में पुनः एक बार स्वागत है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हम कुछ थोड़े समय के बाद मिल रहे हैं। आइए आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा था वो राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में जानकारी की थी, जिसमें हमने आय के चक्राकार प्रवाह पर भी काफी विस्तार से चर्चा की थी। उस आय के चक्राकार प्रवाह के आधार पर ही हम राष्ट्रीय आय की गणना या उसका मापन तीन विधियों की सहायता से कर सकते हैं, जिनमें पहली विधि होती है उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी विधि होती है आय विधि, जिसको हम इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानी जाती है। आप इनमें से किसी भी विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको उसका मूल्य एक समान ही प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि की। वास्तव में यह ऐसी विधि है जिसका उपयोग विश्व के अधिकांश देशों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो तरीका अपनाया गया है उसमें एक लेखा वर्ष का मतलब पहले भी बताया था, जिसको वित्तीय वर्ष के नाम से भी जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इस एक लेखा वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका मूल्य निकाल लिया जाए, तो उस मूल्य के आधार पर इस राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें जो मुख्य बात होती है वह यह होती है कि जब हम जो वस्तुओं और सेवाओं को देख रहे हैं उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग हम उत्पादन में पुनः कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अंतिम रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्य को ही इस विधि में जोड़ा जाता है। तो एक वर्ष में कितनी अंतिम रूप से उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनका मूल्य ज्ञात कर लिया जाए, तो जो मूल्य होगा वही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगी। एक इस राष्ट्रीय आय की गणना में जब इस विधि का हम उपयोग करते हैं तो एक समस्या आती है दोहरी गणना की। दोहरी गणना का मतलब है किसी एक ही वस्तु के मूल्य का 2 बार गणना हो जाना। कैसे गणना हो जाना? जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लें कि हम कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं और कपड़े के उत्पादन में सबसे पहले रुई का उपयोग होता है। आप जानते हैं रुई से फिर धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। तो यदि हम रुई के मूल्य को, कपड़े के मूल्य को और धागे के मूल्य को, तीनों को यदि बार बार जोड़ेंगे तो उससे जो कुल उत्पादन का मूल्य आएगा वो वास्तविक मूल्य के उत्पादन से बहुत अधिक आएगा। ऐसी स्थिति में चूंकि अंतिम वस्तु वहां पर कौन सी है, वो है हमारा कपड़ा, इसलिए हमें केवल कपड़े के मूल्य को ही इसमें शामिल करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण, इस बात को हमें इस विधि में ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, कोई फर्म है जिसने 1000 रुपए के मूल्य का उत्पादन किया है और इस 1000 रुपए के मूल्य के उत्पादन के लिए 400 रुपए की मध्यवर्ती वस्तुएं जिनके द्वारा इस अंतिम वस्तु का उत्पादन हुआ है उनका उपयोग करती है। तो फर्म का जो सकल मूल्य उत्पादन होगा वो 1000 रुपए में से जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य था 400 रुपए, उसको घटा दिया जाएगा और शेष राशि जो 600 रुपए होगी वो हमारी सकल मूल्य को बताएगी। लेकिन जब शुद्ध मूल्य ज्ञात करना है तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, जब भी हम सकल मूल्य से कोई शुद्ध मूल्य ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन की राशि घटा दी जाती है। ये डेप्रिसिएशन की राशि ऐसी राशि होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों की घिसावट से संबंधित होती है। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो मशीनें जब काम करती हैं तो धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता कम होती जाती है। तो जो कार्य क्षमता में कमी आई उसको ही हम मूल्य ह्रास कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लें कि जब 1000 रुपए वस्तु का उत्पादन हुआ था जिसमें 400 रुपए की मध्यवर्ती वस्तुएं थी और 50 रुपए मशीन का मूल्य ह्रास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो शुद्ध राष्ट्रीय आय का उत्पादन माना जाए या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो उत्पादन काम में लिया जाए वो राशि कितने रुपए होगी? वो मात्र 550 रुपए होगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दोहरी गणना से बचा जाए और
जो हमारे पास मूल्य ह्रास हुआ है उस राशि को घटा करके हम राष्ट्रीय आय का शुद्ध मूल्य ज्ञात कर लें। दूसरी विधि बात करते हैं आय विधि। जैसा कि नाम ही बता रहा है आपका, इनकम मेथड। जैसा कि आप जानते हैं जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के कितने साधन होते हैं, जैसे पहले पढ़ा है हमने 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। और इनको जब वो कार्य करते हैं उसके बदले में पारिश्रमिक चुकाया जाता है। किस रूप में चुकाते हैं हम, जैसे मजदूरी है, लगान है, ब्याज है, लाभ है। तो इनके रूप में एक वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी राशि चुकाई गई, यदि इन राशियों का हम योग ज्ञात कर लें तो वो जो योग होगा वो सकल राष्ट्रीय आय को बताता है। तो इस विधि से भी आसानी से ज्ञात की जा सकती है, लेकिन इस विधि में जो मुख्य समस्या आती है वो इस बात की आती है कि जो स्वयं के रोजगार कर रहे हैं उनसे कितनी आय प्राप्त हुई, इसकी गणना करना आसान कार्य नहीं होता। इसी प्रकार से नगद मजदूरी के अलावा जो साधनों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मजदूरी चुकाई गई है उसकी गणना भी इससे करना आसान नहीं होता। इसके अलावा एक समस्या और भी आती है, जो उत्पादक है वो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का एक भाग अपने पास रख लेता है, उसके मूल्य की भी सही गणना नहीं हो पाती। ऐसी इन परेशानियों से बचने के लिए हमें इनका ध्यान रखना जरूरी है कि इनके बारे में हम आवश्यक सावधानी बरतें। तीसरी विधि होती है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। जैसा कि नाम बता रहा है व्यय विधि, अर्थात किन किन मदों पर एक वित्तीय वर्ष में कितनी कितनी राशि खर्च की जाती है। और यहाँ एक ध्यान रखना है, जो ये व्यय है एक देश की घरेलू सीमा में होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा या वित्तीय वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई उन पर कुल खर्चा कितना किया गया। यदि उस कुल खर्चे की राशि हम ज्ञात कर लें तो उसको हम राष्ट्रीय आय के बारे में बता सकते हैं। अब एक देश में जो कुल व्यय होते हैं उसके प्रमुख मद माने गए हैं, और वो मद है हमारे 4 मदों में बांटा जाता है। पहला मद होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको हम कैपिटल C के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा होता है सरकार द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय, जिसको हम G के द्वारा दर्शाते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित है, G के द्वारा दर्शाते हैं। तीसरा पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय, जो पूंजी निर्माण पर खर्चा किया, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसको हम I के द्वारा दर्शाते हैं। और चौथा होता है शुद्ध निर्यात X माइनस M। X का मतलब एक्सपोर्ट, M का मतलब इंपोर्ट, अर्थात उस देश के द्वारा कितनी राशि का एक्सपोर्ट किया गया, निर्यात किया गया, और उसके साथ में उसके द्वारा कितनी राशि का आयात या इंपोर्ट किया गया। अब बात करते हैं इनमें एक एक मद की। जो सबसे पहला है निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसमें मुख्य रूप से जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जैसे फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, गैर टिकाऊ वस्तुएं, ब्रेड है, मक्खन है, दूध है, इन सभी पर जो खर्चा किया गया वो राशि इसमें शामिल की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी, जैसे कि बैंकिंग होता है, बिजली है, यातायात है, बीमा है, इन सभी पर जो राशि खर्च की गई है वो सारी राशि को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा होता है सरकार का G, गवर्नमेंट द्वारा किया गया व्यय। इसमें मुख्य रूप से जो सरकार अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर राशि को खर्च करती है उस राशि का योग इसमें हम शामिल करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय I। इस I में हम 4 प्रकार की राशियों को शामिल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप समझ लें। सबसे पहली होती है व्यावसायिक स्थायी निवेश। जो कौन सा खर्च होता है, जो एक फर्म स्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने पर खर्च करती है। कोई भी फर्म है जो उत्पादन के लिए बहुत सारी स्थायी परिसंपत्तियां, भवन है, मशीनरीज है, उनको खरीदने पर जो राशि खर्च करेगी वो व्यावसायिक स्थायी निवेश में शामिल किया जाता है। दूसरा होता है रिहायशी या गृह निर्माण निवेश, जिसका संबंध रिहायशी मकानों, रिहायशी मकान का मतलब क्या होता है, जहां पर लोग निवास करते हैं, ऐसे मकानों के निर्माण पर जो राशि खर्च की गई है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश, जिसका संबंध सरकार से होता है। और सरकार किन किन चीजों पर खर्च करती है, सड़कों पर करती है, बांधों पर करती है, रेलवेज पर करती है, पुलों पर करती है, जिनसे कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता हो, आधारभूत सुविधाओं का विकास होता हो,
उन सभी पर जो राशि खर्च की जा रही है उसको हम सार्वजनिक निवेश में शामिल करते हैं। चौथा होता है स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन मतलब होता है जो उत्पादन किया गया है और फर्म के पास पहले से जो उत्पादन था उन दोनों का अंतर। उत्पादन, इसको हम कहते हैं कि जो उसकी जो अपना उत्पादक है उसकी माल सूची है, उसको माल सूची बोलते हैं, जो स्टॉक को बताती है उस पर उसने कितना खर्चा किया, अर्थात स्टॉक में कितना परिवर्तन आया। उत्पादन से पहले उसके पास कितना स्टॉक था और जब उत्पादन कार्य पूरा हो गया तो उसके पास जो लास्ट स्टॉक है वो कितना राशि है। इन दोनों का यदि हम अंतर निकाल लें तो वो स्टॉक में परिवर्तन को बताती है। और जो शुद्ध निर्यात व्यय होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, निर्यातों में से आयातों को घटा दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात भी करता है और जो उसके यहाँ पर बहुतायत से उत्पादन हो रहा है उसका दूसरे देशों को वो निर्यात करता है। इस प्रकार से जब इस विधि के द्वारा हम सकल राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, अर्थात जो चारों प्रकार के व्यय थे उनको यदि हम जोड़ दें तो सकल राष्ट्रीय आय हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात आप मैं पुनः बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मान किसका निकलेगा, आपका सकल राष्ट्रीय आय का। यदि आप शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालना चाहते हैं तो फिर क्या होगा तरीका, वही एक तरीका होता है, जब भी हम सकल से शुद्ध राशि ज्ञात करते हैं अर्थात G से N ज्ञात करते हैं तो क्या घटाते हैं, हम D घटा देते हैं, अर्थात डेप्रिसिएशन की राशि को कम कर देते हैं। इस प्रकार से इन तीन विधियों के द्वारा हम आसानी से अपने देश की राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कई बार कि जो राष्ट्रीय आय मापन की विधियां हैं जिनसे हम राष्ट्रीय आय को माप रहे हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। कई बार 2 या 3 समस्याएं पूछी जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर 4 समस्याएं आपको मैं बता रहा हूँ। पहली समस्या तो होती है अधिकांश हमारे जैसे देश जहां पर अभी भी साक्षरता का स्तर कम है, काफी लोग निरक्षर रहते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कितनी आय बता रहे हैं उसकी हम सही जानकारी नहीं कर सकते। दूसरा, कई जो पिछड़े हुए देश हैं वहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली, जहां पर वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, उसका प्रचलन काफी मात्रा में अभी भी है। ऐसी स्थिति में वहां के उत्पादन की हम सही गणना नहीं कर सकते। तीसरा होता है पिछड़े देशों में श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि व्यक्ति किन किन माध्यमों से आय प्राप्त कर रहा है। और दूसरा विशिष्टीकरण, मतलब यहाँ क्या होता है, हमारे जैसे देशों में किसी साधन को एक काम नहीं मिला तो दूसरे काम पर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी काम में उसने विशेष कुशलता प्राप्त की हो, अर्थात वहां पर विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उस साधन के द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों से कितनी कितनी आय प्राप्त की गई इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। फिर होता है हमारे पास जो बाजार यदि अविकसित है हमारे यहाँ तो अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी देश अविकसित श्रेणी में आते हैं, वहां पर कितना उत्पादन हुआ उसके संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते। और जब तक हमारे पास उत्पादन संबंधी सही आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम राष्ट्रीय आय की सही गणना भी नहीं कर सकते। अब राष्ट्रीय आय की विधियां जानने के बाद हम बात करते हैं किसी देश के आर्थिक कल्याण और उस देश की राष्ट्रीय आय में क्या संबंध होगा। क्या आप सोच सकते हैं यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है मान लीजिए, तो उसका आर्थिक कल्याण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सामान्य सी बात है भाई, जब हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, हम एक यूं भी कहें, मान लीजिए एक परिवार की आय बढ़ रही है, तो वहां निश्चित रूप से उसके आर्थिक कार्यों पर व्यय खर्च होगा, उसकी आवश्यकताएं अधिक पूरी होंगी, तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो देश का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। अब कई बार प्रश्न ये भी उठता है जब आर्थिक कल्याण और कल्याण में क्या अंतर है। हालांकि ये चीज पहले चैप्टर में ही हमने क्लियर कर दी थी। आर्थिक कल्याण पूरे कल्याण का एक भाग, एक पार्ट है जिसको हम किसी भी रूप में मुद्रा के द्वारा माप सकें, अर्थात मुद्रा एक ऐसा मापदंड है जो उसको आर्थिक रूप प्रदान करता है। यदि मान लीजिए मुद्रा रूपी मापदंड नहीं है तो हम उसका सामान्य रूप से मापन नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे वहां पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। और वस्तु सेवाओं की उपलब्धता ज्यादा होगी
तो लोगों के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में इन दोनों में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है ना। लेकिन जो वर्तमान में अर्थशास्त्री है वो इस बारे में कुछ मत भिन्नता भी रखते हैं। वो ये कहते हैं केवल ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है उसी से ही हम मान लें कि देश का आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है। वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ कुछ चीजें और भी होनी चाहिए, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होनी चाहिए। लोगों में आय और संपत्ति का जो वितरण है वो समानतापूर्ण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो आर्थिक कल्याण में वृद्धि को नहीं मानते हैं। तीसरा वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के लिए यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण कर रहे हैं तो कोई फिर उससे आर्थिक कल्याण नहीं होगा। उसके स्थान पर धारणीय विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए। अर्थात धारणीय विकास की अवधारणा वैसे अभी आगे आने वाली है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि धारणीय विकास ऐसा होता है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी साधन उपलब्ध हो सके। और चौथा वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ ऐसा नहीं हो कि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही हो, बल्कि उसके स्थान पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जाएं, तभी आर्थिक कल्याण में वृद्धि को माना जा सकता है। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे धारणीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वास्तव में धारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि भावी पीढ़ी की विकास क्षमता की लागत पर प्राप्त नहीं की जाती। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो साधन उपलब्ध हों। ऐसा नहीं हो कि हम राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए आज उनका अंधाधुंध शोषण करते रहें। दूसरी एक अवधारणा होती है हरित लेखांकन, जिसको हम ग्रीन अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ये अवधारणा भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसमें हम पर्यावरण की हानि का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो देश की राष्ट्रीय आय हुई है उसमें से पर्यावरण को कितनी हानि हुई उसकी मात्रा को घटा करके जो राशि ज्ञात की जाएगी वो या जो अवधारणा हमारे प्राप्त होगी उसको हम पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसी को हम हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हमने जो राष्ट्रीय आय से जो उसकी गणना और उससे संबंधित अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का संबंध, इनको हमने विस्तार से देखा। अब आप इनके आधार पर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने नीचे दिए हैं इनका आप अध्ययन करें। इनमें यदि कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी और इस विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से भी, इसलिए आप इनका अधिक से अधिक अभ्यास करके और इनको हल करें। यदि कहीं भी दिक्कत है तो आप उन्हें बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले जो अगले बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनकी सूचना आपको सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।